हेलो बच्चों हम इस वीडियो में चैप्टर सेकंड के पार्ट थर्ड के बारे में पढ़ेंगे। हमारा सेकंड पार्ट है राजा, किसान और नगर। हमारा आज का टॉपिक है बदलता हुआ देहात। बदलता हुआ देहात यानी कि गांव किस प्रकार का था, उसमें राजा की छवि किस प्रकार की थी, राजा किस प्रकार अपनी प्रजा के साथ व्यवहार करता था। तो इसके बारे में बहुत कम जो है स्रोत उपलब्ध हैं, लेकिन जो जातक कथाएं हैं, जो ये मौखिक किस्से कहानियों के द्वारा लिखी गई हैं और ये जो है पाली भाषा में लिखी गई हैं, ये बौद्ध ग्रंथ से संबंधित हैं। जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ग्रंथित जातक कहानी से पता चलता है कि राजा और प्रजा के बीच जो है तनाव रहता था, यानी कि उनके संबंध अच्छे नहीं थे। राजा करों की मांग करता था जिसे किसान देने में असफल होते थे और किसान जंगल की ओर भाग जाया करते थे। तो एक राजा था। राजा क्या करता था, अपनी एक साधारण वेशभूषा में अपनी प्रजा के बीच में गया। राजा ने अपनी प्रजा से पूछा कि तुम्हारा राजा किस प्रकार का है। तो प्रजा ने बताया कि वो अधिक से अधिक करों की मांग करता है और जिसको जो नहीं दे पाते वो जंगल की तरफ चले जाते हैं। तो इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि राजा और प्रजा के बीच जो है संबंध वो अच्छे नहीं थे। ठीक है, राजा क्या करता था, करों की मांग ज्यादा करता था, किसान की उपज अच्छी नहीं होती थी और वो उसको जो है कर की जो डिमांड है राजा की वो पूरी नहीं कर पाता था। रात को क्या होता था, रात को डाकू आते थे और उनको लूट लेते थे जो किसान को थी। तो किसान इससे परेशान हो जाता था। तो उसने क्या सोल्यूशन निकाला, वो जंगल की ओर भाग जाया करता था। लेकिन आते आते कुछ चीजें ऐसी आ गई कि किसानों को लगा कि अपनी उपज को किसी तरह बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बढ़ती हुई करों की मांग उन पर जो है वो भारी पड़ रही थी। तो उन्होंने अपनी उपज को बढ़ाने की तो उपज बढ़ाने का तरीका उन्होंने सबसे पहले क्या करा कि लोहे के जो फाल वाले हल है उससे जुताई करनी प्रारंभ करी। जब उससे जुताई की जाने लगी तो क्या है, खेती अच्छी होने लगी। तो गंगा और कावेरी घाटी के जो क्षेत्र थे वहां पर क्या है, इनका प्रयोग होने लगा था। लोहे के फाल वाले हल की जुताई होने लगी थी, जिससे कि खेती बहुत अच्छी होने लगी थी। पर ऐसा नहीं था कि उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में जो है ऐसे जो है हल का प्रयोग होता था। जो पूर्वोत्तर के क्षेत्र हैं और जो पर्वतीय और मध्य पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर क्या है, कुदाल का प्रयोग होता था। कुदाल के प्रयोग से वहां पर खेती की जाती थी। पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र माना जाता है, वहां पे बहुत बाद में जो है ऐसे जो है हल का प्रयोग होने लगा था। अच्छा, उपज बढ़ाने का एक तरीका और था, वो था कुएं, तालाबों और नहरों के माध्यम से सिंचाई करना। पहले क्या था, पहले जो है इन्हीं स्रोतों पर जो है खेती निर्भर रहती थी। और जो राजा होता था या शासक होता था वो कुछ ऐसे जलाशयों का भी निर्माण करवाता था जिससे कि किसानों को जो है खेती करने में कोई दिक्कत ना हो और सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सके। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है गुजरात की सुदर्शन झील। ये एक कृत्रिम जलाशय है जिसका निर्माण माना जाता है कि मौर्य काल में एक राज्यपाल ने कराया था। फिर क्या है, कुछ प्राकृतिक आपदा के कारण वो टूट गया और सारा जल निकल गया। तो शक शासक जो थे रुद्रदामन, उन्होंने क्या करा, उस जो नहर का दोबारा पुनर्निर्माण करवाया, ठीक है, अपनी प्रजा के लिए। और उसने अपनी प्रजा से किसी तरह का कोई कर भी नहीं लिया था। और इसका पता हमें कैसे चला, वहां पर एक पाषाण अभिलेख है जो कि संस्कृत में लिखा गया है, जिससे हमें पता चलता है कि रुद्रदामन ने इसका जो है दोबारा इस जो कृत्रिम जलाशय का दोबारा पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, पढ़ते हैं। ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं। जब उपज बढ़ने लगी तो ग्रामीण समाज में क्या है, वो भेदभाव देखने को मिलने लगा। उपज बढ़ने के साथ साथ ग्रामीण समाज में भेदभाव होने लगा। समाज श्रमिकों, छोटे किसानों और जमींदारों में, जो जमींदार था उसमें बट गया। ठीक है, समाज जो है 3 भागों में इस तरह देखा गया है कि समाज ऐसे छोटे छोटे भागों में बट गया और वहां पे भेदभाव होने लगा। पाली भाषा में गृहपति का प्रयोग जो है छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था। जो जमींदार का पद था, जो जमींदारी का पद था वो वंशानुगत था, यानी कि पहले बाबा मतलब उनके पिता बैठेंगे, फिर उसके बाद उसका बेटा, फिर उसके बाद उसका बेटा। इस तरह जो पद है वो वंशानुगत चलता रहेगा। ऐसा ग्रामीण समाज में देखा गया। तमिल संगम साहित्य में बड़े जमींदारों को वेल्लार कहा गया, उलवार को हलवा और दास को अणमाई कहा जाता था। तमिल संगम साहित्य यानी कि दक्षिण भारत में बड़े जमींदारों को इस नाम से पुकारा जाता था, वेल्लार। ठीक है, हलवा को उलवार कहा गया और दास को अणमाई कहा जाता था। गृहपति शब्द हमने जो भी पिछली स्लाइड में पढ़ा है, गृहपति किसे कहा गया, गृहपति जमींदारों व व्यापारियों के लिए या बड़े किसानों के लिए गृहपति का प्रयोग हुआ। गृहपति घर का मुखिया होता था, घर में रहने वाले लोगों और दासों पर नियंत्रण रखता था। इस शब्द का प्रयोग जमींदारों और व्यापारियों के लिए होता था। भूमिदान।
संस्कृत धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था। संस्कृत धर्मशास्त्र जो ब्राह्मण द्वारा लिखे गए थे, उनका मानना था कि महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था, नहीं होना चाहिए। लेकिन एक एग्जाम्पल है प्रभावती गुप्त का, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्र थी और जिसका विवाह जो है दक्षिण पठार के वाकाटक में हुआ था, वाकाटक वंश में हुआ था। वह भूमि की स्वामी थी और कार्तिक शुल्क पक्ष की द्वादशी तिथि को उन्होंने पुण्य प्राप्ति करने के लिए, पुण्य प्राप्त हो सके, उन्होंने जो भूमि थी वो आचार्य चलना स्वामी को दान में दे दी थी। ऐसा माना गया है, ऐसा वहां से अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो ऐसा माना जाता है कि शायद वो एक रानी थी, इसलिए उसका जो है भूमि पर अधिकार होगा। तो जो भूमि दान है, मानते हैं, इतिहासकार मानते हैं कि भूमि दान क्यों दिया जाता होगा। तो इस जो स्रोत से हमें पता चलता है, इस अभिलेख से पता चलता है कि प्रभावती गुप्त ने पुण्य प्राप्ति के लिए भूमि दान में दी। लेकिन कुछ और भी हैं स्रोत, उसमें इतिहासकार का मानना है कि भूमि शायद इसलिए दान में दी जाती होगी। पहला कारण वो मानते हैं कि जो राजा था, राजा को लगता था कि अगर मैं भूमि दान में दूंगा तो उस पे जो किसान है या जो भूमि प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, वो उस पे अधिक से अधिक उपज जो है वो पैदावार करने की कोशिश करेगा। उपज अच्छी होगी तो वो उससे अच्छा कर इकट्ठा कर सकता है। तो भूमि दान करने का एक जो कारण है वो ये माना जाता है। एक कारण ये माना जाता है भूमि दान का कि जो राजा था वो शायद कमजोर पड़ने लगा था और वो अपने आप को मजबूत करने के लिए लोगों को एक लालच देता था कि मैं तुम्हें भूमि दान में दे रहा हूं तो तुम मेरा साथ दो। और तीसरा कारण भूमि दान का ये भी माना जाता था कि जो राजा था वो अपनी प्रसिद्धि दिखाना चाहता था कि मैं कितना महान हूं कि मैं भूमि दान में दे रहा हूं। तो भूमि दान के कुछ कई कारण माने गए हैं, पुण्य प्राप्ति भी भूमि दान का एक कारण माना गया। अग्रहार, अग्रहार किसे कहा जाता था? वह भूभाग जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था उसको अग्रहार कहते थे। ब्राह्मणों से जो है भूमि या अन्य कर नहीं वसूल किए जाते थे। जो भूमि दान, अभी जो हमने भी पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि जो प्रभावती गुप्त ने भूमि दान में दी थी ब्राह्मण को, वहां पर उस भूमि से जो है ब्राह्मणों से कोई कर नहीं लिया जाता था उस भूमि पे, और ना ही कोई अन्य कर वसूल किए जाते थे। वहां पे कोई पुलिस या सैनिक भी वहां पर नहीं आ सकते थे उस वाले भूभाग में। ब्राह्मणों को बल्कि जो वहां पे स्थानीय लोग रहते थे उनसे कर वसूल करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होता था। नगर व व्यापार, आपने देखा अभी तक हमने केवल ग्रामीण क्षेत्र के बारे में पढ़ा कि ग्रामीण में कैसे राजा और प्रजा के संबंध थे, कैसे किसानों ने क्या करा, लोहे वाले हल का प्रयोग किया, उसके बाद उन्होंने क्या करा, उस जो ग्रामीण समाज है वो उस वहां पे भेदभाव देखने को मिला, फिर भूमि दान में दी जाने लगी। तो हमने अभी ग्रामीण क्षेत्र के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे नए नगर कैसे बसाए गए और वहां पे व्यापार कैसे होता था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप में बहुत से नए नगरों का उदय हुआ, जैसे कि 16 महाजनपद का, उसकी राजधानियां भी होती थी। तो इस तरह नए नए नगर जो व्यापार, तो अधिकतर जो नगर थे वो जो है ऐसी जगह बसाए गए जिससे कि व्यापार भी अच्छी जगह से हो सके, जो कि थल मार्ग से भी थल और जल दोनों मार्ग पर बसाए गए थे। पाटलिपुत्र है, ये नदी किनारे बसा हुआ है। ये गंगा नदी के ही कुछ क्षेत्र हैं जहां पर, गंगा नदी का ही क्षेत्र है जहां पर पाटलिपुत्र बसा हुआ है। उज्जैन भूतल किनारे बसा हुआ है और मथुरा आपको बताएं यमुना नदी के किनारे सांस्कृतिक, राजनीतिक और व्यावसायिक गतिविधियों का केंद्र था। तो इस तरह नगरों में जो है संचार माध्यम जो है अच्छी तरह से जोड़े गए। अब जब नगर बसे हैं तो वहां पे नगरीय जनसंख्या भी होगी। तो किस तरह की वहां की नगरीय जनसंख्या थी? वहां पे संप्रभुता लोग यानी कि राजा और धनी लोग रहते थे और उसके साथ ही शिल्पकार वर्ग भी रहते थे। जो शासक और राजा किलेबंद नगरों में रहता था और वहां पर खुदाई से उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे और थालियां मिली हैं। तो जो शासक और किलेबंद नगरों में रहते थे ना, वहां पर अभी लोग रहते हैं, जिससे वहां खुदाई करना जो है पॉसिबल नहीं था। लेकिन फिर भी वहां पर जो है खुदाई से कुछ उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे मिले हैं और जिसपे चमकदार कलई चढ़ी होती थी। तो उसको उत्तरी कृष्ण मर्जित पात्र कहा जाता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इसका जो प्रयोग है वो धनी वर्ग करता था, यानी कि संप्रभुता जो वर्ग थे वो ऐसे जो है ऐसी थालियां या ऐसे पात्रों का जो है प्रयोग करते थे, ऐसा माना गया है। वहां से सोना, चांदी, हाथी दांत और इस तरह के जो है तांबे के, इस तरह के कुछ वहां पर आभूषण भी मिले हैं।
वहां से हमें दानात्मक अभिलेख भी मिले हैं। दानात्मक अभिलेख कौन से होते थे? कई नगरों में दानात्मक अभिलेख मिले हैं। इसमें दाता के नाम के साथ साथ व्यवसाय का भी उल्लेख मिलता था, ठीक है, जिसमें कि धोबी भी होते थे, कुम्हार भी होते थे, उसमें उनका व्यवसाय भी लिखा होता था कि उन अभिलेखों में, ठीक है। तो जो वो कार्य करते थे उनका भी उसमें जो है विवरण दिया जाता था। उत्पादकों और व्यापारियों के संघ का भी उल्लेख मिलता है। जो अभी हमने पढ़ा था उसमें संप्रभुता वर्ग और शिल्पकार जो थे, शिल्पकारों के जो थे उनमें उत्पादक और व्यापारी, ठीक है, संघ का उल्लेख मिलता है, जिन्हें श्रेणी कहा जाता है। ये ग्रुप होता है, ठीक है, ग्रुप। ये आज भी कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो बड़े पैमाने पर हैं। तो पहले भी ऐसे ग्रुप और श्रेणियां होती थी। ये श्रेणियां क्या करती थी? पहले कच्चा माल खरीदती थी, पहले कच्चा माल खरीदा जाता था, फिर उस माल को तैयार किया जाता था। जो है कच्चा माल खरीदने के बाद सामान तैयार किया जाता था और फिर उसको बाजार में जाकर के बेचा जाता था। जो शिल्पकार वर्ग था वो इन चीजों का ध्यान रखता था कि जो संप्रभुता वर्ग हैं, यानी कि जो राजा हैं, उनकी इच्छा के अनुसार, यानी कि उनकी जरूरतों, उनकी मांगों के अनुसार वस्तु का निर्माण करते थे। शिल्पकार इस तरह के जो है कार्य करते थे, इस तरह की वस्तु का निर्माण करते थे, जिससे कि जो है संप्रभुता वर्ग की जो मांग है उसको पूरा किया जा सके। अब हम पढ़ेंगे उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। उपमहाद्वीप और उसके बाहर के, यानी कि जो व्यापार है वो आंतरिक तौर से होता था, जो शिल्पकार भी करते थे, छोटे व्यापारी भी करते थे। लेकिन उसके बाहर, यानी कि जो है उसके बाहर में और कौन से देशों से व्यापार होता था? कौन कौन से देशों से होता था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया तक व्यापार फैला था, और बंगाल की खाड़ी से व्यापार जो है चीन में दक्षिणी एशिया तक फैला था, ठीक है। तो अरब सागर से व्यापार होता था और जो है बंगाल की खाड़ी से। व्यापार थल मार्ग से भी होता था, जल मार्ग से भी होता था, दोनों मार्गों से व्यापार होता था। और जो शासक था वो क्या करता था? व्यापार पर एकाधिकार जमाने के लिए वो समुद्री व्यापार पर, इस पर कि मेरा मतलब कि व्यापार पर अपना अधिकार जमा रहे, वो व्यापारियों से टैक्स या कर वसूल करता था। क्यों? क्योंकि जो समुद्र वहां पर बहुत खतरनाक होते थे, जो समुद्री डाकू होते थे वो कई बार व्यापारी को लूट लेते थे। तो जो राजा होता था वो शासक, राजा या शासक होता था, वो व्यापारी को सुविधा उपलब्ध कराता था, वो उनको सुरक्षा प्रदान करता था। इसके बदले में वो उनसे कर इकट्ठा करता था और कहीं ना कहीं वो अपने कर, उस पे व्यापार पे जो अपना एकाधिकार स्थापित करता था। और इस तरह के जो थे बहुत सारे व्यापारी भी होते थे, जैसे घोड़ी खच्चर वाले होते थे, और फेरी लगाने वाले होते थे। बहुत सारे व्यापारी होते थे जो छोटे पैमाने के होते थे। उन सबको जो है राजा सुरक्षा प्रदान कराता था। धनी व्यापारियों को, जो कि तमिल में मस्तुथुअन, प्राकृतिक में सतवा और सेट्टी के नाम से जाना जाता था, ये छोटे व्यापारी थे और धनी व्यापारी थे, ठीक है, इनको इस नाम से जाना। अब देखो, व्यापार होता था, व्यापार में होता था, तो व्यापार में सिक्कों का प्रयोग होने लगा, और सिक्कों से ही हमें ये पता चला है कि व्यापार कौन कौन से क्षेत्र में किस किस से होता था। सिक्के एक बहुत बड़ा जो है स्रोत है, जिससे हमें पता चलता है कि व्यापार करने का तरीका कैसा था, व्यापार कहाँ कहाँ से होता था, किस किस देश से व्यापार किया जाता था और कौन कौन ये व्यापार करता था। तो सिक्के जो है एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो चांदी और तांबे के आहत सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे पहले ढाले गए। आहत सिक्के किन्हें कहा जाता है? जिन पर जो चित्र है वो आहत करके बनाए जाते हैं, उनको आहत सिक्के कहा जाता है। इनके ये सिक्के जो थे वो मौर्य काल से के जो चित्र हैं उनसे उनको पहचानने की काफी कोशिश की गई है। तो चांदी और तांबे के जो है आहत सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे पहले ढाले गए थे। सोने के सिक्के सबसे पहले प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कुषाण राजाओं ने जारी किए, और जो ये सिक्के थे ये जो है ये रोमन सिक्कों के मतलब जो भारी थे ना, जो उनका भारीपन था वो रोमन सिक्कों के बराबर था, ठीक है। और शासकों की प्रतिमा और नाम के सबसे पहले सिक्के जो हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे, यानी कि जो सिक्कों पर अपनी फोटो लगवाना और उसके साथ ही उसमें अपना नाम लिखवाना, ये सबसे पहले किसने शुरू करा? ये सबसे पहले शुरू करा हिंद यूनानी शासकों ने, ठीक है। ये है आहत सिक्के। इन सिक्कों पर प्रतीकों को आहत करके इन्हें बनाया जाता था, ठीक है। ये जो है तांबे के बनाए जाते थे, चांदी व तांबे के बनाए जाते थे, और ये मौर्य काल से जो है वो संबंधित माने गए।
ये हिंदी यूनानी सिक्का है जो अभी हमने पहले पढ़ा था, हिंदी यूनानी सिक्का, जिस पर कि चित्र जो है इन्होंने सबसे पहले अपना चित्र अंकित कराया है और अपना नाम लिखवाया है। ये सबसे पहले ये है हिंदी यूनानी। अच्छा, कुछ क्षेत्र हैं जैसे कि पंजाब हरियाणा जैसे क्षेत्र हैं, योद्धा कबाइल गणराज्य भी हैं जिन्होंने स्थानीय तौर पर भी सिक्के जारी किए थे। ये सिक्के जो होते थे वो तांबे के सिक्के होते थे और ये बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर मिले हैं। सोने के सबसे भव्य सिक्कों में से कुछ सिक्के गुप्त शासकों ने भी जारी किए हैं। सिक्कों में सोना अति उत्तम होता था और ये हैं सोने के सिक्के। ये बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं। गृहपति किसे कहा जाता था? अग्रहार किसे कहते थे? श्रेणी किसे कहते थे? सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए और उपज बढ़ाने का तरीका क्या था? अच्छा बच्चों, इसमें एक बात रह गई है एक सोने से सिक्कों से कि दक्षिण भारत में जो है बहुत ज्यादा हमें रोमन सिक्के मिले हैं दक्षिण भारत से। कैसे? क्योंकि दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा जो व्यापार होता था वो दक्षिण भारत में जो है केरल में जो है सबसे ज्यादा मिर्च मसाले इन सब का व्यापार होता था। तो इसके लिए और ये सबसे ज्यादा व्यापार होता था रोमन से। तो दक्षिण भारत में इसलिए हमें बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के मिले हैं। ठीक है बच्चों, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारी 4th वीडियो होगी जो नेक्स्ट पार्ट आएगा। थैंक यू बच्चों।